नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और हमारे वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, जिसके जरिए हम आपको ऐसी खबरों के बारे में भी बताते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियां इस हफ्ते की कौन सी रही हैं। पहली खबर, सरकार ने आईआरसीटीसी और आईआरएफसी यानी कि दो रेलवे कंपनियों का दर्जा अपग्रेड कर दिया है। आईआरसीटीसी और आईआरएफसी का दर्जा अब बढ़ाकर मिनी रत्न से नवरत्न कर दिया गया है। इससे होगा क्या, बोर्ड को निवेश से जुड़े फैसले लेने में एक तो आसानी होती हुई दिखेगी और इससे अब रेलवे से जुड़ी हुई सातों लिस्टेड कंपनियों को नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। जब यह खबर आई तो 3 मार्च को आईआरसीटीसी के शेयर में निचले स्तरों से रिकवरी के बाद 1% की मजबूती के साथ, तो आईआरएफसी के शेयर में ऊपरी स्तरों से गिरावट के बाद करीब 0.25% की गिरावट के साथ 111 रुपये 60 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने स्ट्रेस्ड लोन पोर्टफोलियो को बेच दिया है। 364.51 करोड़ रुपए के एनपीएस को बेचने की प्रक्रिया इस बैंक की ओर से पूरी की जा चुकी है। आपको बता दें 34.26 करोड़ रुपए में एआरसी को अपने स्ट्रेस्ड लोन पोर्टफोलियो को बैंक की ओर से बेचा गया है। जब ये खबर आई तो 3 मार्च को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में 32 रुपये 90 पैसे का हाई लगाने के बाद 2% की गिरावट लेकर 31 रुपये 49 पैसे पर कारोबार का अंत होता हुआ दिखा। अगली खबर, टाटा ग्रुप की कंपनी वोल्टास से जुड़ी हुई है। वोल्टास ने सऊदी अरब की कंपनी में अपना हिस्सा ट्रांसफर कर दिया है। सऊदी अरब की सऊदी इनास कंपनी फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज में इस कंपनी ने 92% हिस्सा ट्रांसफर कर दिया है और यह हिस्सा सिंगापुर की एंटिटी यूनिवर्सल एमईपी प्रोजेक्ट्स पीटीई लिमिटेड यानी यूएमपीपीएल को 61.84 करोड़ रुपए में ट्रांसफर किया गया है। कंपनी ने सऊदी इनास में अपना आर्थिक इंटरेस्ट अभी भी बरकरार रखा है। इस सौदे के बाद 3 मार्च को वोल्टास के शेयर में 3.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ 1367 रुपये 50 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज की एनबीएफसी कारोबार से जुड़ी हुई सब्सिडरी कंपनी जियो फाइनेंशियल को लेकर अगली खबर है, जिसने एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल जियो फाइनेंशियल ने जियो पेमेंट्स बैंक के 7.9 करोड़ शेयर 13.22 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदने का ऐलान किया है। 104.5 करोड़ रुपए में ये एसबीआई से हिस्सेदारी खरीदी जाएगी, जो कि 17.8% के आसपास बैठती है। इस सौदे के बाद जियो पेमेंट्स बैंक में कंपनी का हिस्सा बढ़कर पूरा 100% हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल अगर आप देखें इस कंपनी के पास जियो पेमेंट्स बैंक का 82.17% हिस्सा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से इस सौदे को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और कंपनी को उम्मीद है कि ये एक्विजिशन यानी कि अधिग्रहण अगले 45 दिन में पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। 4 मार्च को जब ये खबर आई तो जियो फाइनेंशियल के शेयर में 200 रुपये के नीचे जाने के बाद करीब 3.25% की मजबूती के साथ 206 रुपये 25 पैसे पर कारोबार का अंत देखने को मिला। अगली खबर टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर है और ये जुड़ी हुई है टाटा कैपिटल के आईपीओ को लेकर। दरअसल टाटा कैपिटल के आईपीओ की ग्रुप की खबर से ग्रुप के शेयरों में इस हफ्ते काफी अच्छी हलचल देखने को मिली। टाटा कैपिटल की आईपीओ के जरिए 17,400 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, यानी कि 11 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर यह कंपनी आईपीओ ला सकती है। ऐसा एक न्यूज रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने आई, जिसके मुताबिक इस कंपनी का जो पूरा वैल्यूएशन है वो 95,700 करोड़ रुपए का हो सकता है। इस कंपनी के पास टाटा कैपिटल की 2.2% हिस्सेदारी है, जिस वजह से जब टाटा कैपिटल के आईपीओ की खबर आई तो 4 मार्च को टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर में 6,235 रुपए का इंट्राडे हाई लगाने के बाद करीब 0.1% की बढ़त के साथ 5,970 रुपए पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर जेन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। इनफैक्ट जेन टेक्नोलॉजीज को अपना तीसरा पेटेंट मिलता हुआ दिखा है। T90 टैंक सिमुलेटर के लिए इस कंपनी को तीसरा पेमेंट हासिल होता हुआ दिखा है, जिसके ऊपर 4 मार्च को स्टॉक ने रिएक्ट किया था। 4 मार्च को जब यह खबर आई तो जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर में कमजोर बाजार में भी 0.4% की मजबूती के साथ 1,080 रुपए पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर आरबीएल बैंक से जुड़ी हुई है। आरबीएल बैंक के मैनेजमेंट में बड़े बदलाव होते हुए दिखे हैं। दरअसल इस बैंक ने कई बड़े अधिकारियों की नियुक्ति की है, जिसमें टीएस परी को चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर यानी सीओओ नियुक्त किया गया है। इसके अलावा नरेंद्र अग्रवाल को प्रेसिडेंट और हेड नियुक्त किया गया है। ब्रांच बैंकिंग एंड रिटेल लाइब्रेरीज बिजनेस के प्रेसिडेंट और हेड के तौर पर इनकी नियुक्ति की गई है। 4 मार्च को आरबीएल बैंक के शेयर में 150 रुपये 60 पैसे का लो लगाने के बाद 154 रुपये 60 पैसे पर करीब 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली।
अगली खबर मिड कैप आईटी कंपनी कोफोर्ज को लेकर है, जिसके एक शेयर को 5 शेयरों में स्प्लिट किया जाएगा। दरअसल इस हफ्ते इस कंपनी के बोर्ड ने स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दे दी है। एक शेयर को 5 शेयरों में विभाजन करने को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा खबर यह भी थी कि यूएस की सबरे कॉर्प के साथ इस कंपनी ने 13 साल का पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो कि $1.56 बिलियन का बताया जा रहा है। प्रोडक्ट इनोवेशन और डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए यह पार्टनरशिप की गई है। इसके अलावा इस कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया की टीएम लैब्स को ऑस्ट्रेलियन $2 करोड़ के अपफ्रंट पेमेंट में खरीद लिया है। FY27 के रेवेन्यू और EBITDA टारगेट के आधार पर अतिरिक्त पेमेंट भी इस अधिग्रहण के चलते किया जाएगा। साथ ही खबर यह भी थी कि यूएस की रिदमोस का इस कंपनी ने $3 करोड़ अपफ्रंट पेमेंट करके अधिग्रहण किया है। इसके साथ साथ 2025 और 2026 की परफॉर्मेंस के आधार पर $1.87 करोड़ का अतिरिक्त पेमेंट भी होता हुआ नजर आएगा इस कंपनी की ओर से। 5 मार्च को कोफोर्ज के शेयर में 8006 का हाई लगाने के बाद करीब 8.5% की बढ़त के साथ 7,820 रुपए पर कारोबार का अंत होता हुआ दिखा। अगली खबर अदानी विल्मर को लेकर है, जिसने इस हफ्ते एक अधिग्रहण को लेकर घोषणा की है। अधिग्रहण की खबर के बाद इस शेयर में हमने काफी अच्छा उछाल भी बनता हुआ दिखा है और यह अधिग्रहण था जीडी फूड्स का, जिसको लेकर इस कंपनी ने इसी हफ्ते घोषणा की है। ये अधिग्रहण चरणों में पूरा होता हुआ दिखेगा, जिसमें शुरुआत में ये कंपनी 80% हिस्सेदारी खरीदेगी। और जीडी फूड्स, आपको बता दें कि इस कंपनी के पास टॉप्स नाम का एक ब्रांड है, इसकी ओनरशिप है, जिसको आप भली भांति जानते हैं। और ये कंपनी सॉसेस और पिकल्स कैटेगरी में ऑपरेट करती है। 5 मार्च को अदानी विल्मर के शेयर में 7% से ज्यादा की मजबूती के साथ $257.19 पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर अंबुजा सीमेंट से जुड़ी हुई है। अंबुजा सीमेंट्स को इस हफ्ते अधिग्रहण को लेकर मंजूरी मिलती हुई दिखी है और यह मंजूरी मिली है सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से। इन्होंने ओरिएंट सीमेंट के अधिग्रहण की घोषणा की थी, जिसको मंजूरी मिल गई है। इस कंपनी की ओर से ओरिएंट सीमेंट का 72.8% हिस्सा खरीदा जाएगा और इस डील को सीसीआई की ओर से अब दिखा दी गई है हरी झंडी। 5 मार्च को जब यह खबर आई तो अदानी ग्रुप के सभी शेयरों में बढ़त देखने को मिली थी, पर अंबुजा सीमेंट के शेयर में 3% से ज्यादा की मजबूती के साथ $489.60 पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर क्वेस्ट कॉर्प को लेकर है और 2 चरणों में इस कंपनी को लेकर इस हफ्ते खबरें आती हुई दिखी। दरअसल एनसीएलटी ने इस कंपनी की जो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग है उसको हरी झंडी दिखा दी है। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए इस कंपनी को एनसीएलटी से इसी हफ्ते मंजूरी मिलती हुई दिखी और ये खबर आई थी 5 मार्च को और उस समय क्वेस्ट कॉर्प के शेयर में हमने देखा 7.5% की मजबूती के साथ $631.90 पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 7 मार्च को फिर से एक अपडेट आता हुआ दिखा, जिसमें बोला गया कि 3 तरफा मर्जर के लिए एनसीएलटी से इस कंपनी को मंजूरी मिलती हुई दिखी है और अब आगे जो प्रोसेस है उसमें पहले तो शेयर अलॉटमेंट होगा और उसके बाद में जो नई एंटिटीज हैं उनकी लिस्टिंग भी कंपनी की ओर से कराई जाएगी। जब ये खबर आई तो 7 मार्च को क्वेस्ट कॉर्प का शेयर $673.80 तक उछल गया था और उसके बाद करीब 1.25% ऊपर $643.75 पर जाकर इस शेयर की क्लोजिंग देखने को मिली। देश की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी ओएनजीसी को लेकर अगली खबर है। इनफैक्ट इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है ओएनजीसी ग्रीन, उसने अपने ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो के विस्तार को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल ओएनजीसी ग्रीन ने पीटीसी एनर्जी नाम की एक ग्रीन एनर्जी कंपनी है जिसका 100% हिस्सा खरीद लिया है। 925 करोड़ रुपए की रकम में यह सौदा पूरा होता हुआ दिखा है, जिससे एनटीपीसी ग्रीन की ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो में बड़ा विस्तार होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपको बता दें पीटीसी एनर्जी के पास 288.80 मेगावाट की विंड एनर्जी क्षमता मौजूद है, जो कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में स्थित है। इस खबर के बाद 5 मार्च को ओएनजीसी के शेयर में $226.76 का लो टच करने के बाद 1.25% की बढ़त के साथ $229.60 पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर कैस्ट्रॉल इंडिया को लेकर है। बीपी के कैस्ट्रॉल एसेट्स के लिए अरामको की ओर से बोली लगाने के ऊपर विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि अरामको की ओर से या तो पूरे या तो फिर कुछ बिजनेस के छोटे हिस्से के लिए बोली लगाई जा सकती है और अरामको, आपको बता दें, पूरी हिस्सेदारी खरीदने के लिए 85,000 करोड़ रुपए की बोली लगा सकता है। ऐसी खबरें ब्लूमबर्ग के हवाले से इसी हफ्ते निकल के सामने आई थी। माना जा रहा है कि वैल्वोलिन लुब्रिकेंट्स के साथ इस कारोबार को जोड़ा जा सकता है। कैस्ट्रॉल का कारोबार 2023 में, आपको बता दें कि अरामको ने वैल्वोलिन का जो कारोबार है उसको $2.65 बिलियन में खरीदा था, जिसके बाद अब अगर ये डील हो जाती है तो कैस्ट्रॉल का जो बिजनेस एक्वायर किया जाएगा उसको वैल्वोलिन के साथ जोड़ दिया जाएगा। 6 मार्च को जब ये खबर आई तो कैस्ट्रॉल इंडिया के शेयर में 10% से ज्यादा की मजबूती के साथ $244.90 पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली।
अगली खबर, जाइडस लाइफ साइंसेज को इस हफ्ते यूएस एफडीए की ओर से एक बड़ी मंजूरी मिलती हुई दिखी है। इनफैक्ट इनकी एक दवा है जिसको फाइनल मंजूरी मिलती हुई दिखी है। इनकी एक टैबलेट है जिसकी बिक्री के लिए इनको यूएस एफडीए की ओर से एक फाइनल मंजूरी मिलती हुई दिखी है और ये दवा ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होती है। आपको बता दें कि इस दवा की यूएस में जो सालाना बिक्री है वो लगभग 15,750 करोड़ रुपए की बताई गई है, जिसके बाद जाइडस लाइफ साइंसेज का जो शेयर है उसमें हमने काफ़ी अच्छी बढ़त बनती हुई दिखी है। 6 मार्च को जाइडस लाइफ साइंसेज का शेयर 2% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 905 रुपये 90 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा था। इस हफ्ते एक्सिस गेट्स टेक्नोलॉजीज के शेयर में 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखा है। दरअसल एक खबर आई थी कि इनकी सब्सिडरी मिस्ट्रल ने एल्टेरा के साथ एक पार्टनरशिप की घोषणा की है। हाई परफॉर्मेंस एरोस्पेस और डिफेंस कंप्यूटिंग को ट्रांसफॉर्म करने के लिए दोनों कंपनी की ओर से करार किया गया है और इसका इंपैक्ट स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव साइड पर देखने को मिला। 6 मार्च को जब यह खबर आई तो एक्सिस गेट्स टेक्नोलॉजीज के शेयर में 5% के अपर सर्किट पर 780 रुपये के भाव पर जाकर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, आईओएल केमिकल के लिए इस हफ्ते यूरोप से एक बड़ी खुशखबरी आती हुई दिखी है। दरअसल ईडीक्यूएम से एपीआई के लिए इस कंपनी को सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता हुआ दिखा है। ईडीक्यूएम यानी कि यूरोपियन डायरेक्टरेट फॉर द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर की ओर से इस कंपनी को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। इसका असर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सीईपीएस मान्य सभी देशों की ओर से अब इस एपीआई को ये कंपनी एक्सपोर्ट करके उसको बेच सकती है। 6 मार्च को जब ये खबर आई तो आईओएल केमिकल के शेयर में लगभग 5.5% ऊपर 345 रुपये के स्तर पर डे हाई के करीब जाकर इस शेयर में हमने क्लोजिंग बनती हुई देखी थी। अगली खबर गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स को लेकर है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स ने अपने एक ग्लोबल कस्टमर के साथ एक करार किया है। ग्रुप कंपनियों के जरिए ये करार किया गया है और स्ट्रेटेजिक करार माना जा रहा है ये, और इसके जरिए ईपीसी सर्विसेज मुहैया करवाने के लिए अपने ग्लोबल ग्राहक के साथ इस कंपनी ने एक डेवलपमेंट किया है, जिसको लेकर 6 मार्च को स्टॉक में हमने रिएक्शन आता हुआ देखा भी था। 6 मार्च को गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स के शेयर में 2,397 रुपये का हाई लगाने के बाद करीब 4% की मजबूती के साथ 2,329 रुपये पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर जिंदल स्टेनलेस से जुड़ी हुई है, जिसने अब जिंदल कोक में पूरी तरह से अपनी हिस्सेदारी बेच दी है, यानी कि एग्जिट कर लिया है। आपको बता दें जिंदल कोक में इस कंपनी ने 26% हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस डील से इस कंपनी को 195 करोड़ रुपए के आसपास की रकम मिली है और इस तरह जिंदल कोक से इस कंपनी का पूरी तरह से एग्जिट हो चुका है। 18 जनवरी 2024 को इस बोर्ड ने हिस्सा बिक्री के लिए इन प्रिंसिपल यानी कि सैद्धांतिक मंजूरी दी थी और अब ये प्रक्रिया पूरी भी कर ली गई है। 7 मार्च को जब ये खबर आई तो जिंदल स्टेनलेस के शेयर में 664 रुपये 80 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 1/4% गिरकर 650 रुपये 20 पैसे पर जाकर शेयर की क्लोजिंग देखने को मिली। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। जेंसॉल इंजीनियरिंग का शेयर पूरे हफ्ते फोकस में रहा। 4 मार्च को खबर थी कि केयर रेटिंग्स ने लंबी अवधि की इस कंपनी की बैंक फैसिलिटी की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। जो रेटिंग पहले केयर बीबी प्लस थी उसे डाउनग्रेड कर केयर डी कर दिया गया, यानी कि उसको डिफॉल्ट कर दिया गया है। इस कंपनी ने 640 करोड़ रुपए के आसपास का लोन लिया हुआ है, जिसको चुकाने में दिक्कतें हुई हैं, जिस वजह से रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है। साथ ही खबर यह भी थी कि इकरा ने इस कंपनी के कर्ज भुगतान से जुड़े दस्तावेजों में हेराफेरी का भी आरोप लगाया है। दोनों खबरों के चलते 4 मार्च को शेयर में 20% का लोअर सर्किट लगा और क्लोजिंग भी उन्हीं लेवल्स के आसपास 413 रुपये 30 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। 5 मार्च को खबर थी कि शेयर का जो सर्किट फिल्टर है उसको 20% से रिवाइज करके यानी कि बदल कर 10% कर दिया गया, लेकिन फिर भी शेयर में दूसरे दिन लगातार निचला सर्किट ही लगता हुआ दिखा। 5 मार्च को भी शेयर में 10% के निचले सर्किट पर 372 के स्तर पर जाकर क्लोजिंग देखने को मिली। 6 मार्च को खबर थी कि हाल ही में हुए रेटिंग अपग्रेड पर इस कंपनी ने सफाई जारी की है, जिसमें दस्तावेजों में हेराफेरी से इस कंपनी ने इनकार किया है। साथ ही समीक्षा के लिए कमेटी बनाने का भी ऐलान किया है। कंपनी ने कहा कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैच के चलते यह डाउनग्रेड होता हुआ दिखा है और यह भी कहा कि इस कंपनी के ऊपर कुल 1146 करोड़ रुपए का कर्ज है। कर्ज घटाने के ऊपर इस कंपनी का फोकस है और साथ ही साथ रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इस कंपनी के पास 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ऑर्डर बुक मौजूद है। लेकिन शेयर में किसी भी तरह का कोई असर नहीं हुआ। 6 मार्च को भी शेयर में 10% के निचले सर्किट पर 334 रुपए 80 पैसे पर कारोबार का अंत होता हुआ दिखा। 7 मार्च को खबर आई कि इस कंपनी के सीएफओ अंकित जैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस कंपनी की ओर से एक फैसला लिया गया, जिसमें जबीर मेहंदी आगा को दोबारा
फिर से CFO के पद पर नियुक्त किया गया है। लेकिन उसके बावजूद 7 मार्च को जेंसोल इंजीनियरिंग का शेयर शुरुआती कारोबार में जरूर उछला था 352.95 तक, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग 2.5% के आसपास की कमजोरी के साथ 327 रुपए के स्तर पर जाकर देखने को मिली। अगली खबर, इस हफ्ते पेटीएम पर ईडी का चाबुक चलता हुआ दिखा है। दरअसल कंपनी को ईडी की ओर से कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। फेमा नियमों के उल्लंघन के चलते कंपनी को नोटिस मिला है। 3 मार्च को पेटीएम के शेयर में 2% से ज्यादा की मजबूती के साथ 729 रुपए 40 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। उसके बाद 4 मार्च को भी खबर आई कि इस कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस, इस कंपनी के MD और अन्य अधिकारियों को 611 करोड़ रुपए का एक नोटिस मिला है। 2 कंपनियों के अधिग्रहण को लेकर फेमा नियमों के उल्लंघन के चलते ईडी की ओर से यह नोटिस भेजा गया है। दरअसल OCL ने RBI को बिना बताए सिंगापुर में निवेश किया है, जिसकी वजह से ईडी ने इस कंपनी को नोटिस जारी किया। उसका इंपैक्ट हमने 4 मार्च को देखा। 4 मार्च को पेटीएम के शेयर में 727 रुपए 80 पैसे का हाई लगाने के बाद 4% से ज्यादा की गिरावट के साथ 696 रुपए 65 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर CCD नाम की कॉफी चेन चलाने वाली कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेस को लेकर है, जिसमें इस हफ्ते 20% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखा, और वो भी एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन। दरअसल हुआ यह है कि एनक्लेट ने इस कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया से जुड़ी कार्रवाई को रोकने की यहाँ पे ऑर्डर पास किया है। और ये ऑर्डर आपको बता दें कि पिछले हफ्ते पास किया गया था, जिसका इम्पैक्ट हमने पहले सोमवार को आता हुआ दिखा, और उसके बाद 4 मार्च को भी शेयर में लगातार दूसरे दिन 20% का ऊपरी सर्किट लगता हुआ दिखा और शेयर में 30 रुपए 63 पैसे पर जाकर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर इस हफ्ते 2 बड़ी खबरें थी, और पहली खबर थी छटनी को लेकर। इस कंपनी में बड़ी छटनी हुई है। इस कंपनी ने अपने 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले नवंबर 2024 में भी इस कंपनी ने अपने 500 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। जब इस कंपनी का IPO आया था, DRHP फाइल किया गया, तो उसके मुताबिक इस कंपनी के पास 4000 से ज्यादा कर्मचारियों की फोर्स थी, और इस कंपनी ने जब ये खबर आई तो 53 रुपए 71 पैसे का 52 वीक लो भी टच किया था। लेकिन 4 मार्च को ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में करीब 2% की मजबूती के साथ 56 रुपए 15 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। इसके अलावा 6 मार्च को खबर थी कि PLI ऑटो नाम की एक PLI स्कीम के तहत इस कंपनी को करीब 74 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिलता हुआ दिखा है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी 2 व्हीलर ऑटो कंपनी को इंसेंटिव मिलता हुआ दिखा है। लेकिन इस खबर के विपरीत, यानी कि पॉजिटिव खबर के बावजूद 6 मार्च को ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में करीब 1.5% की गिरावट के साथ 56 रुपए 20 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर BSE और NSE दोनों से जुड़ी हुई है। फैसला NSE का था और इसका इंपैक्ट हमने BSE के शेयर पर आता हुआ दिखा, और वो भी नेगेटिव साइज पर। दरअसल NSE ने निफ्टी वायदा की एक्सपायरी के दिन को शिफ्ट किया है। निफ्टी वायदा की वीकली एक्सपायरी गुरुवार के बजाय सोमवार को होगी, ऐसा फैसला लिया गया है। साथ ही निफ्टी वायदा की जो मंथली एक्सपायरी है उसको भी गुरुवार से शिफ्ट करके अब सोमवार कर दिया गया है। ये जो फैसला है 4 अप्रैल से, यानी कि अगले महीने से लागू होता हुआ दिखेगा, जब एक्सपायरी का जो दिन है वो बदलता हुआ दिखेगा। जब ये खबर आई तो 5 मार्च को BSE के शेयर में 4035 रुपए 10 पैसे का लो टच करने के बाद करीब 4.25% की गिरावट के साथ 4290 रुपए पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर है, और सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और इसके जो पार्टनर्स हैं जिसमें BP भी शामिल है, इन कंपनियों से रकम मांगी है। सरकार ने कंपनी और BP से $2.81 बिलियन यानी कि 24,500 करोड़ रुपए की रकम की मांग की है। हुआ यह है कि ONGC के ब्लॉक से आने वाली गैस के उत्पादन के चलते इन दोनों कंपनियों से सरकार की ओर से यह रकम मांगी गई है। 5 मार्च को जब ये खबर आई तो RIL के शेयर में 1157 रुपए का लो लगाने के बाद करीब 1.5% की मजबूती के साथ 1177 रुपए 15 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई, और इस हफ्ते का अंत हमने देखा काफी मजबूती के साथ करीब 3% की बढ़त के साथ इस स्टॉक में देखने को मिला। अगली खबर अंबर एंटरप्राइजेस को लेकर है, जिसको लेकर एक शोकोज नोटिस जारी किया गया है। लेकिन उस शोकोज नोटिस के बावजूद इस शेयर पे किसी भी तरह का कोई असर नहीं देखने को मिला है। आपको बता दें, कस्टम्स नोएडा की ओर से इस कंपनी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2023 तक के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें इंपोर्ट पर मिले प्रेफरेंशियल ड्यूटी बेनिफिट पर इस कंपनी की ओर से कुछ स्पष्टीकरण की मांग की गई है। लेकिन 6 मार्च को अंबर एंटरप्राइजेस के शेयर में 6% से ज्यादा की मजबूती के साथ 6,165 रुपए पर कारोबारी सत्र की क्लोजिंग देखने को मिली।
अगली खबर ब्रिटानिया से जुड़ी हुई है, जो कि निफ्टी का हिस्सा है। ब्रिटानिया के ईडी एंड सीईओ ने इस हफ्ते इस्तीफा दे दिया है। रजनीत सिंह कोहली, जो कि इस कंपनी के ईडी एंड सीईओ हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये इस्तीफा 14 मार्च से लागू होता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट लंबे समय से वो कंपनी के साथ से 2022 में उन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था और अब वो फाइनली अपना इस्तीफा देकर बाहर जाते हुए दिखेंगे। 6 मार्च को जब ये खबर आई तो बाजार में जरूर मजबूती देखने को मिली थी, लेकिन ब्रिटानिया के शेयर में करीब 0.25% की कमजोरी के साथ 4,690 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। हालांकि इंटरडे में शेयर 4,654 रुपये 65 पैसे तक भी फिसल गया था। अगली खबर फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स जोमेटो और स्विगी को लेकर है और इन दोनों कंपनियों को लेकर रिटेलर्स की ओर से कुछ शिकायत की गई है, कुछ मामला दर्ज किया गया है। रिटेलर्स ने जोमेटो स्विगी के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। क्विक डिलीवरी बिजनेस से रिटेलर्स को भारी परेशानी हो रही है और क्विक डिलीवरी बिजनेस पर एंटी ट्रस्ट केस की जो अर्जी है वो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन की ओर से की गई है। सीसीआई के पास एंटी ट्रस्ट केस फाइल किया गया है और आपको बता दें कि इस अर्जी में इन कंपनियों की ओर से जो हैवी डिस्काउंट दिए जा रहे हैं और जिस तरह की प्राइसिंग की जा रही है उसकी जांच करने की मांग करने की बात की गई है। 7 मार्च को ये खबर आई थी और उसका इम्पैक्ट हमने जब देखा तो जोमेटो का शेयर करीब 0.4% की गिरावट लेकर 217 रुपये 10 पैसे पर और स्विगी का शेयर करीब 0.1% की गिरावट लेकर 360 रुपये 10 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा था। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और हाँ, आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही काम की खबरों को आप हमारी वेबसाइट मनी 9 लाइव पर जाकर पढ़ भी सकते हैं। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड एंड हैप्पी वुमेन्स डे।